हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और राजनीतिक सरगर्मी जो है वो भी तेज़ है, क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दे मसले हैं। अगर बात करें, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और उसके बाद तमाम दल जो है सीट शेयरिंग को लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस बार हर हाल में बीजेपी को रोक देना है। असंभव चीज़ है। राजनीति में उससे असंभव कुछ नहीं होता, लेकिन अभी की जो परिस्थिति है, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में ऐसा व्यक्ति कोई न, एक भी व्यक्ति का आप नाम बताइए जो देश के पैमाने पर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में प्रधानमंत्री पद का कोई सशक्त दावेदार हो, कोई नहीं है। और आप देखे होइएगा कि ये 10वां वर्ष 2014 से लेकर के 23 का लास्ट है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में सरकार है। और इस पर आप देखे होइएगा कि 10 वर्षों के अंदर में क्या उपलब्धि हुई है। एनडीए की सरकार है और उसमें क्या उपलब्धि हुई है देश की जनता के लिए। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वो गरीब, शोषित, दलित, पिछड़ा, इवन की अक़लियत के प्रति भी सोच उनका है कि सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो जात, जो व्यक्ति कमज़ोर है, हम उसको समाज के मुख्य धारा में कैसे जोड़ेंगे। आपने देखे होइएगा कि वन नेशन वन राशन कार्ड, ये पासवान जी का नारा था। जब पासवान जी उस विभाग के मंत्री थे तो उनका नारा था कि वन नेशन वन राशन कार्ड, और उसके तहत हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है और मुफ्त में राशन की व्यवस्था उन्होंने किया। और अभी भी जस्ट आज से 1 सप्ताह पहले भी कैबिनेट से पास हम लोगों ने किया है। 5 वर्ष के लिए उसकी अवधि बढ़ा दी गई और उससे 81.5 करोड़ लोगों को फ़ायदा हुआ। पहले ज़माने में सुनते होइएगा, कांग्रेस की जब सरकारें बनती थी तो लोग कहता था कि भूख से फलाना जगह मर गया, भूख से मर गया, लेकिन डॉक्टर लिख देता था कि भूख से नहीं मरा, बीमारी से मर गया, लेकिन मरता था भूख से। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी का देन है, इस देश में कोई भी एक परिवार नहीं कह सकता, या कुछ चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, कोई नहीं कह सकता कि कोई व्यक्ति भूख से मरा हो। सबके घर में अनाज है, 10 किलो 20 किलो 5 किलो अनाज सबके घर में। तो ये उन्होंने किया, जात के आधार पर नहीं किया उन्होंने। सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से जो कमज़ोर जात है, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके लिए उन्होंने व्यवस्था किया। दूसरी व्यवस्था उन्होंने किया कि बीमारी के अभाव में, पैसे के अभाव में जो हमारे गरीब लोग हैं उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। उन्होंने कहा कि नहीं, भारत का संविधान कहता है कि देश में मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में सबको जीने का अधिकार है। मेरा प्रयास रहेगा, उन्होंने कहा मेरा प्रयास रहेगा कि दवाई के अभाव में कोई व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो, प्रयास रहेगा। और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कोष से 5 लाख रुपया की स्वीकृति दी और आज करोड़ों लोग पूरे देश में उससे फ़ायदा मिला। मैं भी अभी हाजीपुर से कम 1000 लोगों को मैं दिलाया हूँ, प्रधानमंत्री कोष से राशि में दिलवाया हूँ। ये देखिए दूसरा काम, उसमें कोई जात धर्म नहीं है। उसमें चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, सब लोगों की व्यवस्था किया उन्होंने। तीसरा काम उन्होंने किया, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना। जितने भी बेरोजगार हमारे नौजवान हैं उनको इस साल उन्होंने 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही। मेडिकल कॉलेजेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था उन्होंने किया। रोड है, बिजली है, सड़क है। आपने देखा होगा कि यहाँ से किशनगंज जाने में 12 घंटा टाइम लगता था। अब भारत सरकार का देन है, बिहार सरकार का देन नहीं है। ये भारत सरकार का देन है कि पटना से किशनगंज जाने में अब 4 से 5 घंटा समय लगता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी तबके के लोगों को, चूँकि उसी समाज और उसी परिवार से, गरीब परिवार से वो आए हैं। मैं तो कहता हूँ कि प्रधानमंत्री गॉड गिफ्टेड व्यक्ति है, ईश्वरीय शक्ति उनमें प्राप्त है। और अभी आप देखे होइएगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना की उन्होंने घोषणा किया, उसमें 13,000 करोड़ रुपया उन्होंने दिया। जितना कारीगर है, आपको लोहार है, कमार है, धोबी है, नाई है, जितना भी उस टाइप का लोग है, सबको औजार खरीदने के लिए बैंक से उन्होंने ऋण मुहैया कराया। उसमें भी 17-18 जातियाँ। जब वो विदेश गए थे प्रधानमंत्री आज से 6 महीना पहले, तब देखे होइएगा कि अमेरिका जो देश का सबसे सबल कंट्री है,
अमेरिका, और वहाँ के राष्ट्रपति ने क्या कहा प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी आप इतने लोकप्रिय नेता हो, हमारी इच्छा होती है कि मैं आपका ऑटोग्राफ ले लूँ। और अभी जो सर्वे आया है 1 सप्ताह पहले, उसमें विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी का नाम आया। इसके अलावा आप देखिए, जस्ट अभी चुनाव हुआ है, 5 स्टेट का चुनाव हुआ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उस जगह भी 2/3 बहुमत से एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। और ऐसे लोगों का नाम प्रपोज प्रधानमंत्री जी ने किया, कोई जानता भी नहीं था। राजस्थान का मुख्यमंत्री सबसे पिछला बेंच पर बैठा हुआ था और उसका नाम का घोषणा हो गया। फर्स्ट टर्मर एमएलए जो भी शपथ ग्रहण भी नहीं लिया था विधायक का, वैसे व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया। वो ब्राह्मण समाज के हैं। छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा कि उन्होंने आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन महागठबंधन के मध्य लोग, प्रदेश में देखा होगा आपने कि यादव परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। तीनों जात में से पूरे देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं था, न कोई यादव परिवार का था, न कोई ब्राह्मण परिवार था, न कोई आदिवासी था एनडीए में। तो नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि हम जमीनी स्तर के नेता हैं और देश में पहली बार आज़ादी के बाद, पहली बार, इसके पहले लोग प्रधानमंत्री को चुनता था, नेता को नहीं चुनता था। नरेंद्र मोदी जी में ईश्वरीय शक्ति है कि देश के प्रधानमंत्री भी हैं और सर्वमान्य नेता हैं। इसलिए उनके मुकाबले में इंडिया गठबंधन और कुछ नहीं, ये बालू का भीत है। आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले 19 तारीख को जो दिल्ली में बैठक हुई, तो बिहार से बहुत लोग गए थे, मैं नाम नहीं लूँगा। चौबे गए, 26 बनने दूबे बनकर आ गए। आए कि नहीं आए, जैसे सब लोगों को मालूम है। कन्वेनर तक भी इन लोगों का नाम नहीं हुआ, अंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं गए, ये लोग वापस आ गए। इसलिए ख्याली पकाव है। कभी कभी लोग सपना देखता है, वो सपना है इन लोगों का। कभी देश का प्रधानमंत्री हमारे समझ से 2024 में तो कहीं कोई वैकेंसी प्रधानमंत्री पद का नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम बाद में ये चुन लेंगे, लेकिन जो सारे दल है मिलके एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी को साइड करना है, 1 सीट के खिलाफ 1 सीट महागठबंधन का हो, और इसके लेके काम भी कर रहे हैं। कहाँ काम हो रहा है? क्या ममता बनर्जी क्या बंगाल में कांग्रेस को सीट दे देंगे क्या? अरविंद केजरीवाल दिल्ली में दे देंगे क्या? ये सब असंभव चीज़ है, ख्याली पकाव है। कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ कहता है, लेकिन कथनी और करने में फ़र्क है। ये 28 दल का जो गठबंधन है, हम इसको लठबंधन कहते हैं। मॉर्निंग सोज द डे। आपको याद होगा कि 17 जून, जहाँ तक मुझको याद है कि 17 जून को बिहार में पहली बैठक हुई थी महागठबंधन के लोगों को। उस बैठक से 2 नेता उठ के चले गए थे। ममता बनर्जी उठ के चली गई थी और अरविंद केजरीवाल उठ के चले गए थे। बम्बई में बैठक हुई तो वहाँ से नीतीश जी और लालू जी उठ के चले आए थे। फिर अभी दिल्ली में बैठक हुई तो वही दशा हुआ। तो एक अनार है और 100 बीमार है। इसलिए मेरे हिसाब से तो ये महागठबंधन जो है कभी भी सफल नहीं होगा। नेतृत्व की कमी है, नेता इनके पास में नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सामने में सब बोना है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी से नीतीश कुमार जी की भी बात हुई है और ये कह रहे हैं जनवरी तक सारा मामला सुलझा लेंगे, लेकिन एनडीए में समस्या है और उनके और ही सीटों को लेकर। हाँ, इंतजार करिए जनवरी, क्या जनवरी 2025 में भी मामला नहीं सुलझेगा। और एनडीए गठबंधन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीटों का मामला जो है आपकी ओर क्लियर है? एकदम हो जाएगा, सीट का मामला क्लियर हो जाएगा। 26 जनवरी के बाद बिल्कुल हो जाएगा। जिसका जो जहाँ से हक बनेगा उसको मिलेगा। हमारे एनडीए गठबंधन में सीट उठ कर कोई कहीं गठबंधन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब भूल जाए विरोधी दल के लोग। सब उन लोगों में है कि कांग्रेस को कितना सीट देगा, सीपीआई को कितना देगा, सीपीएम को कितना देगा, माले को कितना देगा। नीतीश जी का 16 को सीटिंग है, नीतीश जी को 16 को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये समस्या उनके दल में है, मेरे दल में नहीं है। तो जो सीटिंग है वो रहेगा या फिर नए सीटिंग को होता है? देखिए, गठबंधन धर्म का एक नियम है भाई साहब कि किसी भी दल में जहाँ कहीं भी गठबंधन होता है तो सीटिंग गेटिंग गो होता है, उसके बाद दूसरे सीट पर चर्चाएं होती है। ठीक ना? ठीक, धन्यवाद।
तो पशुपति कुमार पारस जो बता रहे हैं कि किस तरीके से एनडीए में बहुत जल्द सारा कुछ जो है वो स्पष्ट हो जाएगा, और जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है वहाँ पे तमाम राजनीतिक दल अपने तरीके से बातों को रख रहे हैं, और जो बैठक हो रही है उसमें भी कोई सार्थक इनके अनुसार बातें निकल कर नहीं आ रही। कैमरामैन विजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।